स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। आई होप आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए ढूंढा है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दूँ। जब हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के अंदर सबसे पहले आती हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ कैसी होती है? जैसे मेरी क्लास में पढ़ने वाले 50 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनके स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स नोट कर लिए, तो दिस इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। इसमें सिंगल आइटम रिकॉर्डेड होते हैं। इसी तरह से इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जो आपको दिख रहा है, इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के, उनका वेट केजी में रिकॉर्ड किया गया। अगर मैं वैसे इस डेटा को देखूं तो मैं कह सकती हूं कि ये डेटा रॉ फॉर्म में है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इंडिविजुअल सीरीज़ को ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले आऊँ। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाने के 2 तरीके हो सकते हैं। मैं अगर इसको ऐसे लिख देती सीरियल नंबर के साथ 1 2 3 4 5, वेट इन किलोग्राम्स। पहले बच्चे का वज़न है 50 किलो, उसके बाद सारी एंट्रीज़ को मैंने कर दिया। अब ये फॉर्मेट पहले वाले फॉर्मेट से थोड़ा सा बेटर हो गया, पहले वाले फॉर्मेट से थोड़ा सा बेटर हो गया। अब मैं इस सीरीज़ को और अच्छे तरीके से बेटर पर्सपेक्टिव में देना चाहती हूँ, तो मैं डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर सकती हूँ। जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी तो मैं डेटा को नीचे से ऊपर लिखूँगी, जैसे 45, 50, 55, 60, 62। ये नीचे से ऊपर है, असेंडिंग ऑर्डर है। और इसको अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो तो मैं केवल इसका जो ऑर्डर है उसको मैं रिवर्स कर दूंगी। तो ये मैंने वेट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। 5 स्टूडेंट्स का 11th क्लास में पढ़ते हैं जिनका वेट किलोग्राम में गिवन है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है डियर स्टूडेंट्स जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 देयर इज़ f1। लेकिन यहाँ एक बात हमें समझनी होगी कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो होती हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में होती हैं। ना तो वो फ्रैक्शन हो सकती है 1/2, 4/5, और ना ही वो डेसिमल फॉर्म में हो सकती है। और जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर हम जनरली टेली मार्क्स को यूज़ करते हैं। टेली मार्क्स को यूज़ करते समय आपने केवल एक ही फॉर्मेट रखना है कि आपने जैसे ये 4 टेली मार्क किसी कॉलम में लगाया, 5वीं एंट्री भी मान लीजिए इसी कॉलम में है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए और इसको ये 5 के बराबर हो गई, ताकि काउंट करने में आपको आसानी हो। आइए क्विकली इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम इस डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 20 फैमिलीज़ हैं और उसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की बात की है और रीजन है दिल्ली। टाइटल में ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20 फैमिलीज़ इन दिल्ली रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। सबसे पहला मैं कॉलम बनाऊंगी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का। अगर मैं डेटा में देखूं तो जो मैंने 20 फैमिलीज सर्वे की हैं उसके अंदर निकलकर केवल 0 से लेकर 4 तक ही चिल्ड्रन आ रहे हैं, या तो कोई बच्चा नहीं है घर में, या 1 है, 2, 3, 4। अब मैं लगाऊंगी टेली मार्क और उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी। अब जब मैं टेली मार्क्स लगाऊंगी तो मैं इस बात की एहतियात बरतूंगी, प्रिकॉशन लूँगी कि जो मैं एंट्री कर लूँगी उसको मैं साथ के साथ काटती जाऊँगी। ये देखिए मैंने 0 को कट किया, 1 2, अगेन 1। पहले मुझे कट करना है और उसके बाद मुझे एंट्री करनी है। बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिए कि मैं न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर रही हूँ। अभी देखिए 4 हो गई थी, ये 5 हो गई। देन कम्स 3, देन कम्स 2, देन अगेन कम्स 3, 1, कट, then again 1, then 2, then again 2, last is 4। अब मैंने फ्रीक्वेंसी 3,
6, 5 plus 1, 5 plus 3 is 8, 2, and 1. 3 plus 6 is 9 and 9 plus 1 is 10. Absolutely correct. Total number 20. इन केस यहाँ पे आपका ये 20 नहीं आता तो इसका मतलब आपने न्यूमेरिकल को करने में कोई गलती की है। अब ये है आपकी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसकी 5 टाइप्स होती हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से लेकर आगे तक जितनी भी आप टेक्निक्स लगाते हैं, आपको सीरीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जनरली इसका फॉर्मेट ऐसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ की फॉर्म में होता है क्योंकि इसकी 5 टाइप्स हैं। ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इस करके मैंने उसको डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर डाला है, क्योंकि मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आप एक समय में एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें और इन डेप्थ आप उसको पढ़ें और समझें। आइए अब देखते हैं इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कि डिफरेंट चीज़ों का, टर्मिनोलॉजीज़ का, नोटेशंस का कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या मतलब है। एक 1 बाय 1 चलते हैं और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले है क्लास। क्लास का मतलब क्या हुआ? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इनको क्लासेस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्लासेस। और जब हम क्लास लिमिट की बात करते हैं, जैसे ये होगी आपकी क्लास, इसमें एक होगी अपर लिमिट, एक होगी लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगी इसकी? 10 और इसकी लोअर लिमिट होगी 0। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 20 to 30 की जो क्लास है, अगर ये क्लास है, इसमें आप मेरे को लिमिट्स बताइए, तो आप बता सकेंगे कि ये लिमिट है अपर लिमिट और ये लिमिट है लोअर लिमिट। सिमिलरली, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आपको पढ़ना आना चाहिए क्लास फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 to 40 क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज़ 14 कॉरस्पॉन्डिंग टू 30 to 40 क्लास। और अगर मैं आपसे बोलूँ क्लास विड्थ निकालिए, तो क्लास विड्थ को जनरली हम आई से लिखते हैं। कई बुक्स के अंदर आप देखेंगे इसको एच से भी डिनोट किया जाता है। ये केवल नॉमेनक्लेचर है। क्लास विड्थ का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्लास विड्थ को निकालते समय अपर लिमिट, मान लीजिए मैंने क्लास ली 20 to 30, तो इसकी क्लास विड्थ डियर स्टूडेंट्स क्या होगी? अपर लिमिट इज़ 30, लोअर लिमिट इज़ 20, सो द क्लास विड्थ आई इज इक्वल टू 10। देन कम्स मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या होगा? बीच की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? अगर हम अपर लिमिट में लोअर लिमिट ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिड वैल्यू का फिगर आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 to 30 की क्लास में मिड वैल्यू निकालिए, तो आप कहेंगे मैम 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 25। दिस इज़ मिड वैल्यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टोटल फ्रीक्वेंसी। ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं क्लासेस की। अगर हम इसका टोटल करना चाहें, उसको हम n भी बोल सकते हैं, उसको हम सिग्मा f भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिग्मा f। सिग्मा का मतलब समेशन, एग्रीगेशन या टोटल। तो सिग्मा f और n एक ही बात होती है। अगर हम ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल फ्रीक्वेंसी। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर मैं ऐसे लिखूं बिलो 10, उसके बाद लिखूं बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, तो कैसे आएगा इसमें फ्रीक्वेंसी? इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF होगी। पहली आएगी 10, फिर आएगी 10 + 5, 10 + 5 इज़ 15, then 15 + 12 is 27, then 27 + 14 is 41, और फिर आएगी आपकी 50। तो जब भी कोई डेटा आपको बिलो में गिवन हो, जब भी ऐसे वर्ड्स को एग्जामिनर यूज़ करे, बिलो यूज़ करे, लेस देन यूज़ करे, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम CF बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की और परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की।
कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आएगा, उसको अप्लाई करना आएगा, तभी आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रही हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 to 40 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए, 30 to 40 क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए, तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी 14, व्हाट इज़ द टोटल फ्रीक्वेंसी 50, और अगर परसेंटेज में बताइए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टर्म होती है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालने के लिए हम क्लास फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं क्लास विड्थ से। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताइए 10 से 20 क्लास की, तो बताइए 10 से 20 में क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ 5, और इसकी क्लास विड्थ क्या है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास विड्थ होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज़ 10, सो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब ये आ गई टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़। यहाँ पे मैं केवल आपको एक छोटा सा आइडिया दे रही हूँ, इसका डिटेल, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन, इसका कन्वर्जन हम अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं डेटा इस फॉर्म में आपको दूँ, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। अगर मैं आपको डेटा इस फॉर्म में दूँ, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। आई होप इट इज़ क्लियर। जो इंक्लूसिव सीरीज होती हैं उसके अंदर लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहती है, जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज में लैक ऑफ कंटिन्यूटी नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं मिड वैल्यू सीरीज़। अगर मैं आपको डेटा इस फॉर्म में दूँ, मिड वैल्यू 4, 8, 12, 16, तो इसको बोल देंगे मिड वैल्यू सीरीज़। तो पहली 3 मैंने आपको यहाँ पे बड़े आसानी से बता दी हैं, लेकिन इसका डिटेल, इसका जो भी हमने न्यूमेरिकल पोर्शन करना है, उसके लिए आपको डियर स्टूडेंट्स अगले मॉड्यूल को रेफ़र करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ओपन एंडेड सीरीज़ की। अगर मैं आपसे कहूँ बिलो 20, 20 to 30, अबव 30, यहाँ पे सीरीज़ दोनों तरफ ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज़। ये एक तरफ से भी ओपन हो सकती है और दोनों तरफ से भी ओपन हो सकती है। उसके बाद आपके लिए आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का जो डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का, उसमें ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, बिलो, लेस, अबव, मोर। अगर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं डेटा में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो गिवन होती है दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम फ्रीक्वेंसीज़ को प्रोग्रेसिवली एग्रीगेट करते हैं, तो ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। तो इसके बाद जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ होगा। अच्छे से पढ़िए, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करिए, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी और स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत आसान लगेगा। थैंक यू सो मच।